नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं अनुच्छेद 32 के बारे में और साथ ही साथ उसके में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसमें इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में कोर्ट के द्वारा न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली महत्वपूर्ण रिटों के बारे में। कितने प्रकार की रिट होती है, कौन सी रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, क्या प्रावधान है, उच्चतम न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं, एक वीडियो सारे क्वेश्चन समाप्त। इस वीडियो के अंत में मैं आपको क्वेश्चन भी यूपीएससी का दिखाऊंगा, पीवाईक्यू 2022 का यूपीएससी ने जो पूछा था इन रिट से संबंधित। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है और ये है किसके लिए दिया गया है, तो जो भी नागरिक हैं उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है। यह उपचार जो है नागरिकों को न्यायपालिका से राहत मांगने का अधिकार देते हैं कि महाराज हमारे इन मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आप हमें राहत दो, दया दिखाओ, है दया निदान। ऐसी बात रखने के लिए ये मौलिक अधिकार जो है आपके काम आते हैं। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह आपके काम आता है ना। ये जो उपचारों का अधिकार है वह विधि के शासन को बनाए रखने, साथ ही साथ जवाबदेही को बनाए रखने और एक लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। हाँ, तो अनुच्छेद 32 जो है वो क्या अधिकार देता है, वो 4 अधिकार देता है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत जो भी पीड़ित नागरिक है वो जा सकते हैं न्यायालय में, और इससे संबंध में जो है इसके संबंध में 4 प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। क्या प्रावधान है? एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार जो है वो यहाँ पर गारंटी कृत किया गया है, यानी उसकी गारंटी दी गई है कि नागरिक जो है वो पीड़ित है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। एक है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए कोई आदेश या रिट जारी कर सकता है, कोई भी रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा क्या है, संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले किसी दूसरे न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। दूसरे न्यायालय का मतलब ये हो गया कि इसमें उच्च न्यायालय शामिल नहीं है। दूसरे न्यायालय का मतलब ये, इसका मतलब ये हो गया कि उच्च न्यायालय को तो ऑलरेडी जो है पहले से ही रिट जारी करने की शक्ति दे रखी है। तो अनुच्छेद 226 जो है उस अनुच्छेद 226 में पहले से ही हाई कोर्ट जो होते हैं ना, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार जो है वो ऑलरेडी दिया गया है। तो सुप्रीम जो है वो संसद है वो अन्य न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है। इसका मतलब उसमें अन्य न्यायालय के अधिकार में हाई कोर्ट शामिल नहीं है। हाई कोर्ट को तो ऑलरेडी मिल रखी है रिट जारी करने की शक्ति, किसी और न्यायालय को दे सकती है, परंतु और किसी न्यायालय को अभी फिलहाल तक भारत में रिट जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है। आपको यह याद रखना है। फिर उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है। उसके उच्च न्यायालय जाने के अधिकार का निलंबन नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक अपवाद है। क्या अपवाद है सर? अपवाद है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है ना। क्या लगा होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता उस समय ही मात्र जो है न्यायालय में जाने के अधिकार का निलंबन किया जाता है। बाकी किसी भी टाइम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के अधिकार का यहाँ पर निलंबन नहीं किया जाता है। फिर इस अनुच्छेद 32 के संबंध में कुछ बातों पर ध्यान देने वाली बातें। एक तो क्या बातें, एक एक चीज को ध्यान से समझना, यहाँ से कंफ्यूज होते हैं लोग और क्वेश्चन गलत करते हैं। क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार जो है वो सुनिश्चित करता है यहाँ पर संविधान। और ये कौन करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है, ताकि जो है वो नागरिक जो है अपने अधिकारों की रक्षा कर सके इसके माध्यम से। ठीक है, फिर दूसरा जाता है डॉक्टर अंबेडकर इसको क्या कहते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर इसे हृदय और आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की हृदय और आत्मा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा संविधान का अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर उच्चतम न्यायालय की भूमिका पर आ जाते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है? तो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटर कहा गया है। यानी कि कौन संरक्षण करेगा और कौन गारंटी देता है मूल अधिकारों के संरक्षण की? तो सुप्रीम कोर्ट देता है। इसका मतलब यह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकता। यानी कोई नागरिक अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तो सुप्रीम कोर्ट उसे मना नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए शक्तियों का विभाजन देख लेते हैं कि ये जो रिट जारी करने की शक्ति है इसके संबंध में क्या क्या शक्तियों का विभाजन है। तो सबसे पहले अगर हम आ जाए यहाँ पर तो मूल शक्तियां देखेंगे। ओरिजिनल पावर, इसका मतलब हो गया तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास में इन रिट जारी करने के संबंध में या संवैधानिक उपचारों के संबंध में या मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके संबंध में
मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि इससे किसी अपील की जरूरी नहीं है, यानी कि कोई मामला जो है वो हाई कोर्ट से इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आए तभी ये सुनेगा, इससे कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हालांकि जा सकता है मगर पहले उसे हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर देखते हैं व्यापक शक्तियां। व्यापक शक्तियों में आ जाता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है व्यापक शक्तियां होती हैं, ये जो है रिट जारी करने के संबंध में, यानी कि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आदेश या निर्देश जारी नहीं कर सकता संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में, वो रिट भी जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे, निर्देश नहीं, रिट और आदेश ज्यादा, रिट जो है वो आदेश से ज्यादा प्रभावी होते हैं, तो वो रिट भी जारी कर सकता है। इस प्रकार से वो जो है रिट जारी कर सकता है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोरी, इनके बारे में आगे हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। फिर क्या गया, अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है। अनन्य क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है संवैधानिक उपचारों के संबंध में। इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ही अकेला एक, अनन्य का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव। इंग्लिश में आप समझ पाओगे, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ यही काम कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट भी ये ऐसे आदेश और रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब है अनन्य नहीं है, मूल है मगर अनन्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर है लागू होने की सीमा, तो लागू तभी होगा ये अनुच्छेद 32 जब जो है वो मूल अधिकारों का हनन होता है। किसका, मूल अधिकारों का हनन होता है। जब मूल अधिकारों का हनन होगा ना तभी ही अनुच्छेद 32 जो है वो लागू हो सकता है, कोई और मूल अधिकारों का हनन होने पर नहीं लागू किया जा सकता। अब और आगे हम आ जाए तो क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो एक मूलभूत विशेषता है, यानी इसकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी मूल ढांचे का पार्ट है। अब मैं बता दूं, मूल ढांचे का पार्ट है, इसका मतलब है कि इसको किसी संविधान संशोधन के माध्यम से भी नहीं हटाया जा सकता। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूल अधिकार या ये जो मूल ढांचे का जो है ये कंसेप्ट कब आया था, ये संकल्पना कब आई थी, तो 24 अप्रैल 1973 में। क्या हुआ था इस दिन, केशवानंद भारती वर्सेस केरल वाद, इस दिन इसका निर्णय आया था। इसमें जो है मूल ढांचे की संकल्पना सबसे पहले अस्तित्व में आई थी, ये मैंने आपको बता दिया। फिर रिट के बारे में और प्रावधान हम देखें तो भारत के संदर्भ में रिट जो है एक न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, औपचारिक आदेश होते हैं ये भारत के संदर्भ में देखें तो, ठीक है। और इनका उद्देश्य है मौलिक अधिकारों को लागू करना और कानूनी गलतियों को सुधारना। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनको लागू करना इनका उद्देश्य होता है। भारत में रिट जारी करने की शक्ति जो है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में, और हाई कोर्ट जो है उनको अनुच्छेद 226 में है। और किसी भी कोर्ट को हमारे यहाँ यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो रिट नहीं जारी कर सकते हैं, यह आपको याद रख लेना है ना। यहाँ पर ध्यान दिया जाना क्या है कि अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अनुसार संसद जो है अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। उस अन्य न्यायालयों में सुप्रीम हाई कोर्ट शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना, क्योंकि हाई कोर्ट को तो ऑलरेडी अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति है। और हमने ये रिट की शक्तियां कहाँ से ली है, तो ये रिट की शक्तियां जो है हमने ली है ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से, जिन्हें वहां पर ब्रिटेन में विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। फिर हम देखें रिट के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः रिट जो है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। और रिट सुप्रीम भारत में कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में भी याद रख लीजिएगा, हेबियस कॉर्पस, उत्प्रेषण, सर्टियोरी, प्रतिषेध होता है प्रोहिबिशन, प्रमादेश होता है मेंडेमस, और अधिकार परीक्षा होता है क्वो वारंटो। एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का कि शरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रस्तुत करो शरीर, है ना, उसके शरीर के साथ उसको जो है वो प्रस्तुत करो न्यायालय के समक्ष। किसके समक्ष, न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करो। तो यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति को, जिसको भी बंदी बनाया गया, उसको 24 घंटे के भीतर भीतर जो है वो न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, सशरीर उसे वहां पर पेश किया जाना चाहिए। फिर न्यायालय देखेगा अगर मामला वैध है ना, कानून के अनुसार हुआ है, तो न्यायालय उसे जो है उसको भाई बंदी बनाए रखो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर न्यायालय उसे छोड़ देने का आदेश देगा कि भाई इसको छोड़ो। ये रिट जो है वो मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही आप नहीं पकड़ सकते, हिरासत में नहीं ले सकते। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वह अधिकार देता है भारत के प्रत्येक नागरिक को, साथ साथ विदेशों को भी वो तो अधिकार देता है कि बिना कानून की प्रक्रिया के और बिना कोई गलती करे, कोई जुर्म करे, व्यक्ति को जो है वो बंदी नहीं बनाया जा सकता है।
यहाँ पर इससे याद रखने वाली चीजें ये हैं कि ये जो हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, वो सार्वजनिक व्यक्तियों के, सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ, साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। यानी कोई पुलिस अगर मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर ले, कोई कंपनी अगर गिरफ्तार कर ले तो जारी किया जा सकता है ना। परंतु और साथ साथ कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति भी अगर किसी को बंदी बना के रख ले तो उसे भी, उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को बंदा मजदूरी होती है तो बंदा बना लेते हैं ना, वैसे, है ना। अब इनमें क्या है, किस मामलों में जारी नहीं किया जा सकता, किन मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। तो हिरासत अगर वैध है, कानून के अनुसार हुई है तो नहीं, भाई किसी को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया है वारंट देके तो नहीं। कार्रवाई अगर विधायी या न्यायिक अवमानना के लिए की गई है तब भी ये जारी नहीं की जा सकती। हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई है, भाई जुडिशियल कस्टडी दी गई है तब भी नहीं जारी की जा सकती। और हिरासत जो है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है तो भी नहीं जारी की जा सकती। मान लीजिए कि बात ये हो गई कि दिल्ली हाईकोर्ट में आपने डाल दी अपील, ये मत छोड़े, राजस्थान हाईकोर्ट में आपने अपील डाल ली, मामला है बंगाल का, तो फिर राजस्थान हाईकोर्ट कैसे जो है रिट जारी करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि क्षेत्राधिकारी उसका नहीं है। फिर हम देखें, दूसरे आ जाती है परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडमस। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो न्यायालय द्वारा यह जारी किया जाएगा किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को, जिसमें उसे आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए कोई जो है वो सार्वजनिक अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कोई जो है वो अधिकारी काम नहीं कर रहा, या कोई जो है वो एजेंसी काम नहीं कर रही, तो फिर कोर्ट उसे कहता है कि भाई हम आदेश देते हैं वाला काम आप करो। इसे सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है, सार्वजनिक निकाय के खिलाफ जारी किया जा सकता है, किसी निगम के खिलाफ जारी किया जा सकता है, अवर न्यायालय के खिलाफ जारी किया जा सकता है, न्यायाधिकरण के या सरकार के समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। तो ये याद रखना किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है और किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। तो ये कोई सार्वजनिक निकाय हो, कोई निगम हो, उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, कोई ऐसी कंपनी हो जो सरकार के लिए काम कर रही हो उसके लिए भी जारी किया जा सकता है। भाई सीधे से तर्क बनता है ना, सरकार का काम कर रही है और वो कोई काम, सरकार का काम उसे करना चाहिए, वो नहीं कर रही है, तो सरकार तो जो है कोर्ट जारी कर ही पाएगा। किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है ये मैंडेमस परमादेश, तो निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती या निजी निकाय के खिलाफ। परंतु ये निजी निकाय अगर देखिए कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट बॉडी है, वो अगर सरकार के लिए काम कर रही है तो फिर उसके खिलाफ जारी की जा सकती है। याद रखना, विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए ये नहीं जारी की जा सकती। जब कर्तव्य विवेकाधीन हो, विवेकाधीन शक्तियों से कोई कार्य कर रहा हो तब जारी नहीं किया जा सकता। कोई संविदात्मक दायित्व को पूरा करने की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, तब पूरा नहीं जारी किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्य के राज्यपालों के खिलाफ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी जारी नहीं की जा सकती है। एक एक याद रखना किसके खिलाफ जारी की जा सकती है, किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। फिर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोक देना। इसका मतलब ये है कि रोक दो, भैया आपके बस की बात नहीं है, रोक दो, रोक दो, जहां भी हो वहीं रोक दो। ये कहाँ किसके खिलाफ जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है निचली अदालत या न्यायाधिकरण के खिलाफ जारी किया जाता है। कोई भी ट्रिब्यूनल है, कोई जुडिशियल सबॉर्डिनेट कोर्ट वगैरह, उसके खिलाफ ये जारी किया जाएगा जब वह न्यायाधिकरण या वो न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, यानी जिसका क्षेत्राधिकारी नहीं बनता वो कार्य करने लगता है ना, उसको रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है कि महाराज रहने दो, आपकी उसकी बात नहीं है, ये तो आपका क्षेत्राधिकार ही नहीं है, आपने ऐसा कैसे काम कर लिया है, तब ये जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखना, परमादेश रिट जो है वो कार्य करने का निर्देश देता है कि आप कार्य करो, वहीं पर ये जो है प्रतिषेध ये कहता है कि भैया काम मत करो, वो कहता है काम करो, ये कहता है काम मत करो, रहने दो, आपके बस की बात नहीं है। ये रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। आपको याद रखना है, जो प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध, वो सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों और निजी संस्थाओं के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, आप याद रखना, ठीक है। फिर आ जाता है सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है, इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचित किया जाना। यह तब कब जारी किया जाता है, तो या तो ये निचली अदालत या न्यायाधिकरण के खिलाफ जारी किया जाएगा, या आप कहो कि ये जो अर्धन्यायिक जो बॉडी है, प्राधिकरण होते हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं, उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। हालांकि पहले जो है उत्प्रेषण को भी सिर्फ अर्धन्यायिक या न्यायिक के खिलाफ जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता था। परंतु बाद में एक प्रावधान के माध्यम से ये कर दिया गया कि यह प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। अब इस उत्प्रेषण में क्या होगा, उत्प्रेषण में यह होता है कि मान लीजिए कोई प्रशासनिक प्राधिकरण है या कोई अधीनस्थ न्यायालय है या कोई प्राधिकरण है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम नहीं कर रहा है, या ऐसा हो जाए कि वो बहुत टाइम लगा रहा है, या सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये बात जो है मुझे जम नहीं रही थोड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, भाई आप रोक दो और ये मामला मुझे दे दो। क्या हो गया, आप रोक दो, मामला मुझे दे दो। तो देखना, प्रतिषेध केवल क्या था, निवारक था कि रोक दो भाई रोक दो। उत्प्रेषण में क्या है, सिर्फ निवारक नहीं है बल्कि उपचारात्मक भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, भाई मान लीजिए कि
महाराष्ट्र हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, महाराष्ट्र हाई कोर्ट आप ये बात रहने दो, इससे संबंधित मामला हमारे पास भी चल रहा है, इसको हमें सुन लेते हैं, आप रहने दो, आप रहने दो, निवारक हो गया, मुझे दे दो, मैं संभालूंगा इस मामले को, मैं इसका निवारण करूंगा, निवारक हो गया। जबकि प्रतिषेध में क्या था, प्रोहिबिशन में, कि आप रोक दो, आपके बस की बात नहीं है, ये आप याद रखना। उसके बाद में हम आ जाए अधिकार प्रक्षेप है क्वो वारंटो पे, किस पे आ जाए, क्वो वारंटो। तो क्वो वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस अधिकार से, क्या होता है, किस अधिकार से। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, बाकी जितने भी ये जो रिट थी वहां पर कौन जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कौन जा सकता है, न्यायालय में कौन जा सकता है, वही जा सकता है जो पीड़ित हैं, कौन, जो पीड़ित हैं। परंतु याद रखना इस अधिकार परीक्षा के मामले में कोई भी जा सकता है न्यायालय में, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित ही हो। ये कब जारी करवाया जाता है, ये तब जारी करवाया जा सकता है, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपको लग रहा है कि इस ऑफिस में, मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में कोई अधिकारी बैठा हुआ, आपको लगता है कि ये अधिकारी यहाँ पर बैठने का अधिकारी है ही नहीं है, ये उसके पास कोई वैध जो है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये फर्जी आदमी है, यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो आदमी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि महाराज इस आदमी को पूछा जाए कि ये आदमी जो है किस अधिकार से यहाँ पर बैठा है। अधिकार परीक्षा का मतलब यह है किस अधिकार से, इसको पूछा जाए किस अधिकार से, तो फिर कोर्ट उसे पूछेगा कि भाई साहब आप इस जगह पर किस अधिकार से बैठे हो, तो फिर वो बताएगा कि महाराज इस अधिकार से बैठा हूँ। तो यहाँ पर पीड़ित होने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, किसी सार्वजनिक पद के अतिक्रमण को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रह जाएगा, ठीक है, आगे जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दी है। रिट को केवल संविधान या किसी कानून द्वारा बनाए गए स्थायी रूप से महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य के मामले में ही जारी किया जा सकता है, इसे मंत्रिमंडल या निजी कार्य के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। याद रखना, मंत्रिमंडल या कोई निजी कार्यालय उसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। आप जाओ किसी कोचिंग में जाकर कह दो कि आप किस अधिकार से यहाँ बैठे हो, वहां नहीं जाएगा, ये सिर्फ सार्वजनिक कार्यालय ही ये होना चाहिए। आगे आ जाते हैं ये क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊं उससे पहले मैं एक और बता दूं, यहाँ पर हाई कोर्ट, मान लीजिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर हाई कोर्ट है, इन दोनों के बीच में रिट से संबंधित कुछ प्रावधान है, कुछ अंतर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और ये 226 के तहत रिट जारी करता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो है पूरे भारत से संबंधित मामलों में रिट जारी कर सकता है, और ये सिर्फ राज्य के मामले में समझिए, मान लीजिए कि राजस्थान का हाईकोर्ट है तो राजस्थान के मामले में जारी करेगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के संबंध में, किसके, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट जो है वह मूल अधिकारों के सिवा दूसरे मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, यानी कोई विधिक अधिकार है उसके मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, तो विधिक मामलों में भी यह जारी कर सकता है। तो अगर यहां देखें तो यहां पर जो है हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो जाता है। ये थोड़े से अंतर यहां पर आपको ध्यान रख लेने। अब ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा देता हूं, 2022 यूपीएससी का क्वेश्चन है। ऐसा कैसा है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है, एक क्वेश्चन भी बन जाए अगर इस लेक्चर से, 20 मिनट के लेक्चर से, तो आपका भला हो जाना है। यहां पर है, भारतीय न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है, पहला है किसी निजी संगठन के विरुद्ध परमादेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा जाए, ठीक है। दूसरा, किसी कंपनी के विरुद्ध परमादेश नहीं लाया जाएगा भले ही वह सरकारी कंपनी ही क्यों ना हो। तीसरा, कोई भी सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति न्यायालय में क्वो वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा, हिंदी में भी लिख दूं मैं आपको, अधिकार प्रच्छा रिट प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता बन सकता है। अब देखो, 1 और 2 सही है, 1 या 2 या 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। अब बताओ कौन सा आंसर है, वीडियो पॉज करो, सोचो एक बार, मैं तो आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो, पहला क्या है, किसी निजी संगठन के विरुद्ध प्रमादेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो। तो सही बात है, अभी मैं प्रमादेश पढ़ा था तब मैंने बताया ना आपको, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, निजी संस्था के खिलाफ नहीं लिया जाएगा, मगर जब वो सरकारी कार्य कर रही है तब उसको खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो यही बात तो कह रहा है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी कंपनी के विरुद्ध प्रमादेश नहीं लाया जाएगा भले ही वह सरकारी कंपनी क्यों ना हो। तो ऐसा तो नहीं बताया था, मैंने बताया था ना, सरकारी कंपनी अगर है, सरकार का कार्य कर रही है तो फिर उसके खिलाफ लाया जा सकता है, तो ये गलत है। तीसरा, कोई भी सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति न्यायालय में क्वो वारंटो रिट प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता बन सकता है, तो ये भी सही है, मैंने बताया था आपको, सिर्फ पीड़ित होना जरूरी नहीं है, कोई भी जा सकता है न्यायालय में। अब देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाओगे, आपको पता है कि 2 गलत हो तो सबसे पहले 2 को काटो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें और इसमें भी 2 है, आंसर अपने आप आ जाएगा 1 और 3।
तो आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। नमस्ते।